अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। बढ़ते हैं अपने टॉपिक नंबर 10 की जानिब। फर्स्ट फैमिलीज। ENG 502 का लेसन नंबर 2 है ये। अच्छा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। इस पैराग्राफ में कुछ इतना ख़ास नहीं है, बस वो यही कह रहे हैं कि जो हिस्ट्री है ना वो बहुत इसकी कॉम्प्लेक्स है, इतनी कॉम्प्लेक्स है कि किसी ने इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। अगर हम छोटे-छोटे चीज़ों को भी लेके एग्जामिन करें और हिस्ट्री का मुताला करें, फिर भी जो जैसे कहते हैं ना कि फर्स्ट लैंग्वेज ये है, जिसे कह सकते हैं हम फर्स्ट लैंग्वेज, ये बस एक कहने की बात है, इट्स अ मेटाफोर। उन्होंने कहा है येट इवन देन फर्स्ट इज मेयरली अ मेटाफोर, के ओरिजिन का हमें नहीं पता लैंग्वेज का, कहाँ से चलती आ रही है, कहाँ से वजूद में आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट है लैंग्वेज फैमिलीज। कह रहे हैं कि लैंग्वेज फैमिलीज जो होती हैं वो ग्रुप्स होते हैं जो कि लैंग्वेज के वो ग्रुप्स होते हैं जो कि जेनेटिकली रिलेटेड होते हैं। लैंग्वेज के एक समझ लें एक फैमिली है जो कि जेनेटिकली रिलेटेड है आपस में, उसे लैंग्वेज फैमिली बोलेंगे। एक लैंग्वेज होगी वो पेरेंट लैंग्वेज होगी, उससे आगे फर्दर जो उस लैंग्वेज से निकलेंगी वो उसकी लैंग्वेज फैमिली कहलाएगी और वो जेनेटिकली रिलेटेड होंगी। ये भी शर्त है लैंग्वेज फैमिली की, ठीक है। शेयरिंग अ कॉमन एंसेस्टर, वही बात हो गई कि सब ने एक कॉमन एंसेस्टर, एक कॉमन पेरेंट होगा, पेरेंट लैंग्वेज होगी उसकी, जिससे वो लैंग्वेज वजूद में आई होंगी, ठीक। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि ये उनकी खूबी होती है लैंग्वेज फैमिलीज की कि वो एक सिस्टमेटिक कोरेस्पोंडेंस, एक सिस्टम के थ्रू अपने अंदर एक सिलसिलावार नजर आता है उनके अंदर कि अच्छा इस लैंग्वेज में ये फर्स्ट लैंग्वेज है, इसमें एक जुमला बोला जाता है, फिर वो उससे आगे जो निकली उसमें थोड़ी सी तब्दीलियां तो होंगी पर वो जुमला उसमें भी बोला जाएगा, एक सिस्टम उसमें भी होगा बिल्कुल उसके जैसा। थोड़ी बहुत तब्दीलियां होंगी पर सिस्टम बिल्कुल उसके जैसा होगा, एक कोरेस्पोंडेंस होगी उसमें बिल्कुल अपने पेरेंट लैंग्वेज की तरह, इन फॉर्म में, उस लैंग्वेज की फॉर्म में और मीनिंग में। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इसमें बोरोइंग जो होता है ना वो नहीं हम कह सकते, बोरोइंग का कोई चांस नहीं है, ठीक। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि 3 रीजंस होती है लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी की, लैंग्वेज के आपस में मुमासलत की 3 वजह होती हैं। एक होती है genealogical sharing, areal diffusion and chance typological commonality। genealogical sharing क्या होती है? लैंग्वेजेस का शजरा नसब एक हो, ये पहली रीजन है। मुख्तलिफ लैंग्वेज है उसका एक पेरेंट लैंग्वेज हो, वो एक पेरेंट से, एक एंसेस्टर से बिलोंग करती हो, ठीक। दूसरा है एरियल डिफ्यूजन, एक लैंग्वेज है उसका फैलाव बहुत ज्यादा हो चुका है, वो बहुत ज्यादा एरिया में बोली जाती है, उसके बोलने की जगह बहुत ज्यादा है, ये रीजन होती है सिमिलैरिटी की। एक ये और एक है चांस टाइपोलॉजिकल कॉमनैलिटी, जुबानों की मुख्तलिफ किस्मों के लिहाज से होता है कि अब एक लैंग्वेज है ना उसकी आगे से वैरायटी निकल आई है, उसका लहजा अलग है उस वैरायटी का, ठीक है। लोग उस लहजे को अलग अंदाज में बोलते हैं, उस लैंग्वेज को अलग अंदाज में बोलते हैं और उसमें कुछ अल्फाज हैं जो बहुत मुख्तलिफ हैं, एक वैरायटी है उसमें, एक वैरायटी है वो उस लैंग्वेज की। तो ये भी रीजन होती है सिमिलैरिटी की, कुछ चीजें सिमिलर हैं, कुछ चीजें डिफरेंट हैं,
ठीक, पर वो कह रहे हैं कि इट इज आ जीनियोलॉजिकल शेयरिंग अलोन दैट जस्टिफाइज फैमिली ट्रीज के शजरा नसब एक हो, यही एक चीज काफी है आइडेंटिफाई करने के लिए फैमिली ट्री को। इसके अलावा उनका कहना है कि एक लैंग्वेज में जो फीचर होते हैं उसके पेरेंट लैंग्वेज के जो रिलेट करते हैं आपस में, वो किस बेस पे करते हैं? वो इस बेस पे करते हैं अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ टाइम दैट हैज पास्ड सिंस डाइवर्जेंस फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। वो उस फासले पर डिपेंड करते हैं कि कितनी देर हो चुकी है उस जुबान को बने हुए। मतलब फिर मिसाल के तौर पर एक पेरेंट लैंग्वेज है, उससे एक लैंग्वेज वजूद में आई। अब शुरू शुरू में तो वो दोनों लैंग्वेज बहुत सिमिलर होंगी, करते 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 काफी देर गुजर गई, बहुत सारे हालात पैदा हुए, बहुत सारे लोग नए आए उस इलाके में जहाँ पे वो लैंग्वेज बोली जाती थी। पिछले भी लेक्चर में हमने पढ़ा है, पिछले ENG 501 में भी यही बताया जा रहा है। दोनों सिमिलर ही हैं सब्जेक्ट एक दूसरे से। करते करते हालात पैदा हुए, अब वो जो लैंग्वेज जो उससे वजूद में आई ना, उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई। वो यही कह रहे हैं द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ रिलेटेड फीचर्स, जो आपस के सिमिलर फीचर होंगे, वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि कितनी देर गुजर चुकी है। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो डिसिप्लिन है, इसने हमें कुछ टेक्निक्स दी हैं जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि कोई लैंग्वेज कितनी हिस्टोरिकल है, कितनी पुरानी है, और हम इसे रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं लैंग्वेजेस। हम दोबारा से पता लगा सकते हैं कि फलां लैंग्वेज कहाँ से निकली, उस लैंग्वेज की आगे कौन सी लैंग्वेज की वैरायटी आगे निकली। इससे हम पता लगा सकते हैं, और उसकी एज भी पता लगा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली टेक्निक क्या है? सबसे पहली टेक्निक है डिस्टिंक्शन। जो टेक्निक हमें अलाउ करती है, वो क्या करती है? वो डिस्टिंक्शन ऑफ बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम इनहेरिटेड एलिमेंट्स के हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से अल्फाज कौन सी जुबान से बोरो हुए, कौन सी जुबान पेरेंट है और कौन सी जुबान आगे से वैरायटी है जिसने बोरो किए। ठीक, दूसरा हम ये पता लगा सकते हैं द एविडेंस ऑफ द एज ऑफ लिंग्विस्टिक फीचर के उस जो देखें पेरेंट लैंग्वेज हुई, उसके आगे से वैरायटी हुई, तो हम वो जो फीचर वो न्यू वैरायटी बोरो करेगी, वो किस वक्त में कर रही होगी, हम ये भी पता लगा सकते हैं। क्योंकि बीच में अगर कोई लैंग्वेज आ जाए तो वो उस लैंग्वेज के पेरेंट लैंग्वेज के ज़्यादा करीब होगी, तो फिर हम ये पता लगा सकते हैं कि अच्छा ये लैंग्वेज पहले आई। ठीक, पर लेकिन नहीं, बीच में कोई लैंग्वेज नहीं आई, इसका मतलब है ये इसकी लैंग्वेज है जिसने इसे बोरो किया, जिसने इसके वैरायटी जिससे इसकी वैरायटी निकली, क्योंकि ये उस अपने पेरेंट लैंग्वेज के ज्यादा करीब तर है। ठीक, इस तरह हम अपने उसकी एज पता लगा सकते हैं, फीचर्स की एज पता लगा सकते हैं। द एविडेंस ऑफ द एज ऑफ लिंग्विस्टिक फीचर्स एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ शेयर्ड फीचर्स फ्रॉम एन एंशियंट कॉमन सोर्स के हम ये पता लगा सकते हैं कि जो यही है, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं फीचर्स की कि वो कौन सी जुबान से वजूद में आई, पेरेंट उसकी लैंग्वेज कौन सी थी, हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं फीचर्स को एग्जामिन करके। अच्छा, अब इस सारे प्रोसेस को उन्होंने कह दिया है क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन क्या है कि सिमिलैरिटीज दो लैंग्वेजेस की या पूरी इंटायर फैमिली की लैंग्वेजेस की सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज का मुआवजा करके, और ग्रामेटिकल एलिमेंट्स भी
हम इस तरह करके क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज कितनी ज़्यादा पुरानी है, हिस्ट्री पता लगा सकते हैं लैंग्वेजेस की। 2 किस्म की लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशंस हैं, टाइपोलॉजिकल एंड जेनेटिक और जीनियोलॉजिकल। टाइपोलॉजिकल भी मैंने आपको ऊपर बता दिया है, जेनेटिक भी मैंने आपको ऊपर बता दिया है। टाइपोलॉजिकल फिर से बता देती हूँ, जुबानों की मुख्तलिफ किस्मों के लिहाज से, ठीक है। और जीनियोलॉजिकल जीन के लिहाज से, शजरा नसब के लिहाज से, पेरेंट और आगे से डिसेंडेंट के लिहाज से, एंसेस्टर डिसेंडेंट के लिहाज से, ठीक। अच्छा, अब आगे है, उन्होंने लैंग्वेजेस की इकसाम बता दी हैं कि लैंग्वेज में किस किस्म की लैंग्वेजेस पाई जाती हैं। लैंग्वेजेस की इकसाम क्या है। आइसोलेटिंग लैंग्वेज होती है, वो क्या होती है, जिसमें एक मॉर्फीम एक मीनिंगफुल वर्ड रखता है, एक मीनिंगफुल यूनिट रखता है वो, जैसे द और बुक। यहाँ पे मैंड्रीन चाइनीज की मिसाल दी गई है कि इसमें एक जो वर्ड है ना, उसका एक मीनिंग होता है, वो आइसोलेटिंग लैंग्वेज कहलाती है। आगे है फ्यूजनल। फ्यूजनल में क्या होता है, फ्यूजनल में होता है वेयर मैनी मॉर्फीम्स कैन बी फाउंड इन वन वर्ड बट द बाउंड्रीज बिटवीन देम आर अनक्लियर, जिसमें एक मॉर्फीम के जिसमें बहुत से मॉर्फीम पाए जाते हैं। मॉर्फीम होता क्या है बेसिकली, ये सिंगल यूनिट होता है वर्ड का, लेटर कह लें, एक जो होता है ना पूरा वर्ड, उसे मॉर्फीम बोलते हैं। जैसे ऊपर बताया गया है द, ये एक मॉर्फीम है, बुक ये एक मॉर्फीम है। तो इसमें उन्होंने बोला है कि मैनी मॉर्फीम कैन बी फाउंड इन वन वर्ड, इसमें बहुत सारे मॉर्फीम एक वर्ड में पाए जाते हैं, पर जो बाउंड्रीज है, जो बीच में एक, जैसे द बुक है ना, अभी हम इसे अलग करके लिखेंगे, पर यहाँ पे इन लैंग्वेज में, फ्यूजनल लैंग्वेज में इनको अलग करके नहीं लिखा जाता, इनमें इतना बाउंड्रीज नहीं रखी जाती और वो अनक्लियर होता है। ये है इसमें। यहाँ पे उन्होंने लैटिन की मिसाल दी है कि लैटिन में इस तरह ये फ्यूजनल लैंग्वेज कहलाई जाती है। इसमें कॉर्पस है एक वर्ड, विच इज बॉडी, ठीक है। अब ये कॉर्पोरिस भी से लिखा जाता है, कॉर्पोरी भी लिखा जाता है, कॉर्पोरे भी लिखा जाता है, डिपेंडिंग ऑन द वर्ड्स यूज इन द सेंटेंस। इसको उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेक्शन भी इसे कह सकते हैं और फ्यूजनल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। इन्फ्लेक्शनल का मतलब होता है जुबान में मोड़ आना, एक मोड़ आता है, इन्फ्लेक्शन इसे कहते हैं, जोड़ तोड़ मोड़ ये होता है कि हम अपने सेंटेंस और अपने जो हमारी लैंग्वेज होते हैं उसके लिहाज से लिखते हैं कि जहाँ पे वहां पे वो वर्ड आना है। जैसे यहाँ पे लैटिन में कॉर्पोरेस, कॉर्पोरे, 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 कॉर्पोरे लिखा हुआ है, अपनी मर्जी से हम वहां पे अप्लाई करते हैं जो भी वर्ड वहां पे आना होता है। ये थी फ्यूजनल। आगे है अग्लूटिनेटिव। अब ये अग्लूटिनेटिव क्या है, इसका मतलब है छोटे ज़रात को जमा करना बेसिकली। तो जैसे नाम से पता लग रहा होगा, ये वो लैंग्वेज है जिसमें बहुत सारे मॉर्फीम होते हैं, कंटेन मैनी इंडिविजुअल मॉर्फीम्स दैट कैन बी ईदर फ्री। एक वर्ड होता है वो बहुत सारे मॉर्फीम पे मुश्तमिल होता है, वो फ्री भी मॉर्फीम हो सकते हैं, वो डिपेंडेंट मॉर्फीम भी हो सकते हैं। ये आप ENG 101 भी पढ़े होंगे, उसमें आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, डिपेंडेंट मॉर्फीम और इंडिपेंडेंट मॉर्फीम। जैसे कि कंपाउंड वर्ड्स होते हैं ना, ये उस तरह होता है। अब यहाँ पे इन्होंने मिसाल दिया, दैट इज स्टैंड ऑन देयर ओन लाइक इंग्लिश ड्राइव, ड्राइव, और बाउंड दे कैन नेवर स्टैंड अलोन लाइक द आर इन ड्राइवर। अब खाली आर है ना, ये इसका आर का तो कोई वो नहीं बन रहेगा ना, बनेगा मीनिंग। इसको हम
ड्राइव के साथ मिलाएंगे ड्राइवर, ये दो मॉर्फीम इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो इसे अग्लूटिनेटिव लैंग्वेज कहेंगे। दो मॉर्फीम मिलके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, उसमें एक फ्री भी हो सकता है और एक अनफ्री भी हो सकता है। टर्किश लैंग्वेज को वो कह रहे हैं कि ये लैंग्वेज ऐसी है। अच्छा, इसके अलावा वो कह रहे हैं कि ये फ्यूजनल लैंग्वेज ऐसी नहीं है, इसमें बाउंड्रीज क्लियर रखी जाती हैं ताकि वर्ड आइडेंटिफाई कर सकें, हम पढ़ सकें उसे कि कौन सा वर्ड इकट्ठा है, कौन सा वर्ड कैसे है, पढ़ना है, ठीक। इसके अलावा उनका कहना है कि टाइपोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होती है ना, जैसे जुबान की आगे वैरायटी निकली है, उसके लहजा अलग है, उसके लिखने का अंदाज अलग है, पर थोड़ी सी सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन होती है ना, ये हमें ना इतनी हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मुहैया नहीं करती कि वो जुबान जो बोली जा रही है वो कहाँ से निकली है, ठीक है। पर वो ये कह रहे हैं हाँ, टाइपोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रिलेशनल हो सकती है। हम ये कह सकते हैं कि दोनों में रिलेशन है, दो लैंग्वेजेस में ये रिलेशन है, पर ये कोई मेयारी वो नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं ना, मेयार का उसने काम किया, हमें मेयार का एक रिजल्ट दिया कि हाँ, हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि नहीं, इसकी यही पेरेंट है और इसकी यही वैरायटी है, वो वाला सीन नहीं है इसका, ठीक। आगे है जेनेटिक क्लासिफिकेशन। जेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या है? A genetic classification attempts to connect languages by virtue of their origin and relationships. ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि जो लैंग्वेजेस एक फैमिली में होती हैं और जीन्स एक दूसरे से शेयर करती हैं, वो जेनेटिक लैंग्वेजेस कहलाती हैं। जेनेटिक क्लासिफिकेशन उन लैंग्वेजेस की होती है जिनका ओरिजिन सेम हो और रिलेशन आपस में रखती हो, रिलेटेड हो आपस में, या सिंपल वे में एक दूसरे के फीचर्स रखती हूँ, ठीक। और कॉमन एंसेस्टर होना बहुत जरूरी है, ये शर्त है एक लैंग्वेज फैमिली के होने की, कि कॉमन एंसेस्टर हो उन लैंग्वेजेस का, उस फैमिली का। अब यहाँ पे मिसाल दिया है कि फ्रेंच और इटालियन जो है ना, वो रोमन्स लैंग्वेज फैमिली में आती है, और रोमन्स फैमिली की आगे से जो पेरेंट लैंग्वेज है वो है इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। इस तरह सब ग्रुप्स बनते रहते हैं, रिलेट करती रहती हैं आगे। वो कह रहे हैं कि जेनेटिक क्लासिफिकेशन जो होती है, अगर वो ग्रामेटिकल फॉर्म्स और एक पैटर्न पे बेस्ड हो, अगर वो हम इस तरह उनकी क्लासिफिकेशन करें, तो ये डायरेक्ट हिस्ट्री हमें प्रोवाइड करती है, हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन हमें डायरेक्ट प्रोवाइड करती है, बहुत क्लियर, कि हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि हाँ भाई, ये इसी की पेरेंट लैंग्वेज है। वोकैबुलरी के ऊपर बेस नहीं करना, ग्रामेटिकल फॉर्म और पैराडाइम फॉर्म, पैटर्न्स, ठीक। और वो कह रहे हैं कि ये बहुत प्रोडक्टिव अप्रोच है। नो डॉटर लैंग्वेज। नो डॉटर लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस जो आगे अपनी वैरायटीज नहीं बनाती, जो सारी उम्र अपना एक आइडेंटिटी रखती हैं और वो सोलली रहती हैं। यूनिक जियोग्राफिकल एंड टेक्नोलॉजिकल सर्कमस्टांसेस होते हैं उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो अपनी आगे डॉटर लैंग्वेजेस जनरेट नहीं करवाती। यहाँ पे उन्होंने इजिप्शियन लैंग्वेज की मिसाल दी है। ये मिसाल है नो डॉटर लैंग्वेज की। वो कह रहे हैं कि ऑल्सो इसके डॉटर्स आगे से हुई, आगे से इसकी वेराइटीज आई, पर डायक्रॉनिक थी, टेम्परल थी, आर्जी थी, वो खत्म हो गई वक्त के साथ।
आगे ये मेन लैंग्वेज फैमिलीज बताई गई हैं, ये आप खुद पढ़ें। एफ्रो एशियाटिक, एस्ट्रोनेशियम, ये सारी। बस इसमें यही था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।